मॉर्निंग क्लास। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 पार्ट बी। ठीक है, इसमें भी आपको क्या करना है, आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहला स्टेप हम कहाँ से स्टार्ट करते थे, जो भी डेटा हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर बैलेंस शीट के अंदर दिया हुआ है उसमें से हम ये फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा हेड कौन सी एक्टिविटी के अंदर जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करना शुरू करते हैं। शेयर कैपिटल, तो ये है आपका फाइनेंसिंग का पार्ट। ठीक है, अब पहले आपको ये भी अब चेक करते जाना है कि शेयर कैपिटल में पैसे बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। तो लास्ट ईयर 2,50,000 के शेयर कैपिटल थे, इस बार 2,80,000 के हो रहे हैं। 30,000 का फाइनेंस आपके पास और अवेलेबल हो रहा है, फाइनेंस और बढ़ रहा है। अब रिजर्व एंड सरप्लस में आपको नोट नंबर दिया है, तो नोट नंबर 1 चेक कर लेते हैं। इस नोट नंबर 1 में आपको जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस दिया है। आप चाहें तो प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते समय इन दोनों को अलग अलग भी कंसीडर कर सकते हैं, और जो इनका लास्ट में टोटल दिया है आप उसको डायरेक्टली भी माइनस कर सकते हैं। तो मैं आपको डायरेक्टली माइनस करके बता दे रही हूँ। ठीक है, और जो आपको पीडीएफ मैंने भेजा है सोल्यूशन का, उसमें मैंने अलग अलग करके दिया हुआ है, तो आपको दोनों तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी। डायरेक्टली माइनस करने के लिए आप क्या करेंगे, 1,92,000 माइनस 1,20,000 करेंगे। ठीक है, अब देखिए करंट ईयर में आपका 1,92,000 हो रहा है, इसका मतलब है कि आपका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं और दोनों को डिडक्ट करके भी दिखा सकते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट रिजर्व एंड सरप्लस हो गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। देन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ये भी आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में यहाँ पर देखिए आपको दो चीज़ें दी हुई हैं, एक तो नोट नंबर, तो नोट नंबर में आपको डिवेंचर्स दिए हुए हैं 12% डिवेंचर्स। और यहाँ पर चेक करिए, पिछली बार आपका 30,000 था, इस बार आपका नील है। तो यहाँ पर इसका क्या मतलब हो रहा है कि आपके डिवेंचर्स जो थे वो आपने उनका अमाउंट रीपे कर दिया है, तो रिडीम्ड हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो आप फाइनेंसिंग में लेके जाएंगे, इस 30,000 को ब्रैकेट्स में लेके जाएंगे। क्यों लेके जाएंगे, क्योंकि ये डिवेंचर्स आपके रिडीम्ड हो गए हैं, रीपे हो गए हैं। और नीचे आपको देखिए लास्ट में दिया भी हुआ है, डिवेंचर्स वर रिडीम्ड ऑन 1 अप्रैल 2017। मतलब इस 30,000 का पेमेंट हो चुका है 1 अप्रैल 2017 को। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट आपको दिया हुआ है शॉर्ट टर्म बोरिंग। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में हमें क्या दिया हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो मैंने आपको जो फॉर्मेट सिखाया था तो बताया था कि बैंक ओवरड्राफ्ट भी आपका फाइनेंसिंग का ही पार्ट है। ठीक है, तो इसको भी आप किस में लेके जाएंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। पिछली बार कितने के थे, 70,000 के, इस बार कितने के हो रहे हैं, 40,000। ये भी आप डिडक्ट करके ही दिखाएंगे। ठीक है, डिडक्ट करके ही दिखाएंगे आप। क्यों, क्योंकि करंट ईयर में वैल्यू कम हो रही है, इसका मतलब कैश का आउटफ्लो हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स हमारी करंट लायबिलिटी है, तो ये ऑपरेटिंग में जाएगी। अब देखना है कि ऑपरेटिंग में ये लेस होगी कि माइनस होगी। पिछली बार आपकी 1,76,000 की थी, इस बार 93,000 की है। मतलब आप ट्रेड पेबल्स का अमाउंट जो है वो आप पे कर रहे हैं। तो अगर आप पे कर रहे हैं, इट मीन्स आपके कैश का आउटफ्लो हो रहा है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, अब शॉर्ट टर्म प्रोविजन को थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। इसमें आपको देखिए 4th पॉइंट दिया हुआ है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन का मतलब होता है प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स। अब प्रोविजन फॉर टैक्स आपको यहाँ पर डायरेक्टली एक बात को ध्यान रखना है कि आप डिडक्ट करके नहीं दिखाते हैं। आप क्या करते हैं, जब आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो आप करंट ईयर का मतलब कि इस 30,000 को आप ऐड करेंगे। ठीक है, और जब ऑपरेटिंग के एकदम लास्ट स्टेप पे आप जाते हैं, जब आप आंसर जनरेट करने चलते हैं, तो ये 22,000 आप करेंगे वहाँ पर माइनस। ठीक है, तो आपको इसका दो अलग अलग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ये 30,000 आपका नेट प्रॉफिट में जा कर के ऐड हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका जो 22,000 है, ये जब आप ऑपरेटिंग का लास्ट स्टेप कर रहे होंगे, जब आंसर जनरेट करने के लिए जा रहे होंगे, तो ये आपका हो जाएगा माइनस। इज दैट क्लियर। चलिए, अब हमारी बात हो गई शॉर्ट टर्म प्रोविजन की। नेक्स्ट चलते हैं टेंजिबल एसेट्स। तो टेंजिबल एसेट्स में भी देखिए आपको दो चीज़ें दी हुई हैं, एक दिया हुआ है हमको लैंड एंड बिल्डिंग, एक दिया हुआ है प्लांट मशीनरी। ठीक है, तो आप चाहें तो डायरेक्टली करिए, लेकिन हाँ कोशिश ये करनी है कि हम अलग अलग दो हेड्स ओपन करें। जैसे कि देखिए लैंड एंड बिल्डिंग में आपकी लैंड एंड बिल्डिंग की सेल हो रही है, क्योंकि देखिए 2 लाख से 50,000 हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब आप लैंड एंड बिल्डिंग की सेल कर रहे हैं। वहीं पर देखिए प्लांट एंड मशीनरी 1,50,000 पहले थी, अब आपकी 3,15,000 हो रही है। मतलब कि आप और प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर रहे हैं। तो आप अलग अलग ही कंसिडर करिए इसको, अलग अलग अपने जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर दिखाइए। टेंजिबल एसेट्स आपके इन्वेस्टिंग में चले जाएंगे। ठीक है, देन इनटेंजिबल एसेट्स, तो इनटेंजिबल एसेट्स आपके अगर राइट ऑफ हो रहे हैं
तो आपके नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जाके ऐड होते हैं, मतलब कि एडजस्टमेंट्स में जा कर के ऐड होते हैं। अदरवाइज अगर बढ़ रही है उसकी वैल्यू तो ये इन्वेस्टिंग में ही जाएगा। तो यहाँ चेक कर लीजिए 60,000 से 42,000 हो रही है, तो इसका मतलब है कि गुडविल जो है या इंटेंजिबल एसेट जो है आपकी वो राइट ऑफ हो रही है। तो आप इसको एडजस्टमेंट्स में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंडर लेकर के जाएंगे और ऐड करेंगे। तो ये आपका एडजस्टमेंट का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मतलब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इसलिए ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ठीक है। और इसमें भी आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपका सेल हो रहा है। देखिए पिछली बार 62,000 था, इस बार 30,000 हो रहा है, तो इसका मतलब है आपकी सेल हो रही है, इसलिए आपकी वैल्यू बढ़ेगी। अब नेक्स्ट है आपकी करंट एसेट्स दिए हुए हैं। तो करंट एसेट्स में इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल दिए हैं, दोनों ऑपरेटिंग के ही पार्ट हैं। चेक कर लेते हैं, 1,20,000 था, इस बार 80,000 हो रहा है। इन्वेंट्री कम हो रही है, इसका मतलब सेल हो रही है, सेल हो रही है मतलब कैश का इनफ्लो हो रहा है। सिमिलरली ट्रेड रिसीवेबल पिछली बार 66,000 के थे, इस बार 1,00,000 के हो रहे हैं। ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब है कि कैश का आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है। तो आप इन्वेंट्री को ऐड में दिखाएंगे और ट्रेड रिसीवेबल को लेस में दिखाएंगे। आई थिंक अभी आपको ये क्वेश्चन क्लियर है, आपको समझ में आने लगा है कि अब इसको कैसे सॉल्व करना है। जल्दी से इसका सॉल्यूशन एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमने काम किया, आपके पास सब कुछ रिकॉर्डेड है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमने निकाला, इसके लिए क्या किया, चाहे तो आप अलग अलग करके ऐड कर सकते हैं, चाहे एक बार कर लीजिए। प्रोविजन फॉर टैक्स आप ऐड करेंगे, ठीक है, करंट ईयर का। तो यहाँ पर मैंने आपको वर्किंग करके दी हुई है। क्या किया है हम लोगों ने, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस लिखा है, उसके बाद में करंट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस में से प्रीवियस प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस को डिडक्ट किया है। रिजर्व की में दोनों की वैल्यू डिडक्ट करके हमने ऐड कर दी है, और प्रोविजन करंट ईयर का 30,000 मैंने ऐड कर दिया। टोटल हमको मिला है 1,02,000। ये 1,02,000 ही आपका हो जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर आपने क्योंकि इंटरेस्ट पे किया है 18,000, इंटरेस्ट पे किया है आपने 18,000 का, तो बच्चों इसमें आपको एक छोटा सा करेक्शन करना होगा। ये इंटरेस्ट पेड की जगह आप गुडविल रिटन ऑफ कर लीजिए, ठीक है। ये इंटरेस्ट पेड इसमें नहीं है, गुडविल रिटन ऑफ कर लीजिए। आपको पीडीएफ में ये सही मिलेगा, ठीक है, लेकिन अभी जब आप कर रहे हैं तो इसको आप गुडविल रिटन ऑफ कर लीजिए। तो देखिए इंटेंजिबल एसेट्स आपको दिए, उसमें जब आप वैल्यू को डिडक्ट करेंगे तो आपका 18,000 मिलेगा आपको, ठीक है। 1,02,000 में 18,000 ऐड कर लेंगे, 1,20,000। अब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस करेंगे। इन्वेंट्री की वैल्यू ऐड करेंगे क्योंकि ये कम हो रही है 40,000 से, ठीक है। बाकी ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू हम लेस करेंगे क्योंकि ये हमारे बढ़ रहे हैं 34,000 से। सिमिलरली ट्रेड पेबल्स भी हमारे लेस होंगे क्योंकि ये कम हो रहे हैं 83,000 से। लास्ट में हम जब हमने सारा वर्किंग कैपिटल चेंजेस का काम कर लिया तो हम पेमेंट फॉर टैक्स, ये कौन सा है, ये प्रीवियस ईयर की वैल्यू है आपकी, इसको आप डिडक्ट कर देंगे, ठीक है। 22,000 जो कि आपकी गिवन है इन द क्वेश्चन। आपको आंसर मिल जाएगा नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ 21,000। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। लैंड एंड बिल्डिंग की आपकी सेल हो रही है क्योंकि करंट ईयर में लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 1,50,000 से कम हो रही है। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू क्योंकि बढ़ रही है इसलिए प्लांट एंड मशीनरी को आप परचेज कंसिडर करेंगे। कितनी बढ़ रही है, 1,65,000 से बढ़ रही है। सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट आपका हो रहा है, ठीक है, क्योंकि नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट की करंट ईयर में वैल्यू कम हो रही है। सारी टोटलिंग कर लेंगे, आपको वैल्यू मिल जाएगी 17,000। लास्ट स्टेप पे आ जाएंगे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। शेयर्स इशू कर रहे हैं, वैल्यू बढ़ रही है 30,000 से। रिपेमेंट ऑफ डिबेंचर 30,000 से हो रहा है क्योंकि रिपेमेंट का मतलब मैंने बताया है, सॉरी रिडम्पशन का मतलब मैंने बताया रीपेमेंट, ठीक है। आप अपने डिबेंचर्स की वैल्यू को रीपे कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, कैसे पता चला, क्योंकि करंट ईयर में इसकी वैल्यू निल हो गई है। रिपेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, रीपेमेंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि करंट ईयर में बैंक ओडी की वैल्यू भी लेस हो रही है। अब आपने लिख दिया नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ठीक है, आपका आंसर मिल गया। अब आपको क्या करना है, ये बात आपको हम बता चुके हैं। कैश की वे दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, आपको आंसर चेक करना है कि आपने जो आंसर कैलकुलेट किया वो सही है गलत है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट ईयर का दिया है उसमें से आप प्रीवियस ईयर की वैल्यू को डिडक्ट करेंगे। तो 18,000 करंट ईयर की वैल्यू थी, प्रीवियस ईयर की वैल्यू 10,000 थी, आंसर आपको मिला 8,000। अब जब आप इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो आपका 8,000 अगर आंसर मिल रहा है, इट मीन्स दैट यू हैव डन द क्वेश्चन करेक्टली। इज दैट क्लियर चिल्ड्रन।
सो बेटा वंस अगेन ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय ओन। ठीक है, अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी आती है, कोई आंसर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है, नहीं समझ में अभी भी कोई चीज़ आ रही है, तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी। थैंक यू।